तो सबसे पहले कल हमने जो समझा था, एक चैलेंज के बारे में समझा था कि कितने सारे चैलेंजेस हैं जो हम प्रिंटर की हेल्प कर रहे हैं, और हमारा ईआरपी कैसे उनकी हेल्प करके उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं पर्टिकुलर चैलेंज से रिमूव करने के लिए, राइट। तो जो सबसे फर्स्ट चैलेंज था 70% कोटेशन डिले, राइट। तो हम इंडस प्रिंट ईआरपी में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो हम आज से कोर मॉड्यूल पे आएंगे, ठीक है। और ये चैलेंज का एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो प्रिंटर हमेशा लॉस कर रहे हैं, उनके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लॉस कर रहे हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कितना है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम के अंदर जो हमने अभी समझा मास्टर, राइट, वो हमारे सिस्टम का कोर मॉड्यूल थे, कोर बेस था, जहाँ से डाटा पूरा सर्कुलेट हो रहा था, ठीक है। अभी जो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, हमारे जो प्रिंटर्स हैं, वो सबसे पहले ईआरपी के अंदर कौन सी प्रोसेस करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आपको दिख रहा होगा दो, एक तो सेल्स इंक्वायरी है और एक एस्टिमेशन है, ठीक है। दो ऑप्शन है। एस्टिमेशंस पता है क्लियर एस्टिमेशन क्या होता है? अभी तक जो हमने पहले भी डिस्कस करा, एस्टिमेशन क्या होता है। आप सपोज करो कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, उसका एमआरपी होता है, राइट, है ना। कोई भी हम चाहते हैं तो उसमें एमआरपी लिखा होता है प्रोडक्ट का। वो एमआरपी आया कैसे है? तो वो आता है एस्टिमेशन से, है ना। कंपनी उसका एस्टिमेट निकालती है, उसमें कितने रॉ मटेरियल लग रहे हैं, कौन कौन से उसमें एक्सपेंस लगेंगे, तो फिर उसका एमआरपी फिक्स होता है। वैसे ही प्रिंटर के पास अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है, जैसे उसको बॉक्स बनाना है, बुक बनाना है, राइट, कोई ब्रोशर बनाना है, तो वो रॉ मटेरियल को पहले मेजर करता है कि इसमें कितना पेपर लगेगा, कितनी इंक लगेगी, सारे मेजरमेंट के साथ वो कॉस्टिंग करता है अपनी इन हाउस। उसको लगता है कि हाँ 2 रुपये में है, 2 रुपये का मुझे पड़ रहा है, तो 20% प्रॉफिट लगा के मैं आगे दे सकता हूँ। तो उसको बोलते हैं एस्टिमेट निकालना। हर इंडस्ट्री एस्टिमेट निकालती है। आप जो एमआरपी देखते हैं प्रोडक्ट पे, वो ऐसे नहीं निकलती है ना। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो उसके पहले उसका एस्टिमेट निकला हुआ है, बॉक्स का, book का, जितना भी हम यूज कर रहे हैं सभी का एस्टिमेट निकलता है। तो क्या होता है इंडस्ट्री में, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले एस्टिमेट बनता है। एस्टिमेट से पहले भी इंक्वायरी जनरेट होती है कि प्रिंटर की टीम है बड़ी सी, 10-20 लोग काम कर रहे हैं उसके साथ में, 5-7 लोग हैं। उनकी कुछ टीम, जैसे हमारी टीम बनी है, आपने देखा टेक्निकल, इम्प्लीमेंटेशन, है ना, सपोर्ट, आर एन डी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स किए हुए हैं, तो टीम एक, टीम वर्क पे काम कर रहे हैं। वैसे ही प्रिंटर्स के पास भी एक सेल्स टीम होती है जो क्लाइंट से जाके फर्स्ट फेज में डिस्कशन करती है, उनकी रिक्वायरमेंट समझती है, और उस रिक्वायरमेंट को समझ के ऑफिस में आके एस्टिमेट निकालती है। क्लियर? इंक्वायरी का समझ में आया? इंक्वायरी कौन बनाता है? इंक्वायरी कौन बना रहा है? जो हमारा प्रिंटर है उसकी सेल्स टीम बना रही है इंक्वायरी, ठीक है। बहुत इजी है हमारा सिस्टम, ठीक है। इंक्वायरी पे आप आओगे, जैसे ही ये इंक्वायरी वाला पेज है, ये क्रिएट किया मैंने, ठीक है। तो ये इंक्वायरी का पेज ओपन हुआ, ठीक है। इंक्वायरी टाइप, ये डिफॉल्ट इंक्वायरी नंबर ऑटो जनरेट सिस्टम देता है आपको। इंक्वायरी डेट, किस डेट है, डेट चेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है। इंक्वायरी टाइप, जर्नल है कि कोई बीट, मतलब समझते हो बीट क्या होती है? टेंडर सुना किसी ने? टेंडर, हाँ सर। हाँ हाँ सुना है। हाँ, तो टेंडर का मतलब ये होता है कि आपको एक बड़ा आवाज सा नहीं बल्क में एक रेट लिस्ट आता है। बड़ी बड़ी कंपनी बीट भराती है कि आप अपने रेट दो, उसको बोलते हैं बीट भरना, ठीक है। तो आपकी इंक्वायरी जनरल है कि एक टेंडर के थ्रू आ रही है, वो सिलेक्ट करना है। सेल्स टाइप है ना, एक्सपोर्ट है कि डोमेस्टिक है, बाहर भेज रहे हो कि डोमेस्टिक है हमारी, ठीक है। क्लाइंट नेम, अब ये लेजर से आते हैं। क्लियर हुआ कहाँ से आते हैं? हमने भी लेजर मार्क समझा था बीच में, 2-3 बार समझ चुके हैं, ठीक है। दो तरीके से हमारे सिस्टम में मास्टर बनते हैं क्लाइंट के, एक क्लाइंट बनता है और सप्लायर बनता है। क्लाइंट क्यों बनाते हैं हम? क्लियर है? किसी को क्लाइंट क्यों बनाते हैं? क्लाइंट बनाते हैं कि जिससे भी हम डील कर रहे हैं, है ना, वो हमारे डाटाबेस में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि एस्टिमेशन देंगे तो ऑटोमेटिक आएगा, इनवॉइस बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आएगा, है ना। बहुत सारे ट्रांजेक्शन पे क्लाइंट ऑटोमेटिक आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे लेजर में वो बना हुआ है। सप्लायर क्यों बनाते हैं? जिससे हम परचेस कर रहे हैं, है ना, रॉ मटेरियल जिससे परचेस कर रहे हो वो हमारा सप्लायर होता है। तो ये इसलिए डिफॉल्ट आते हैं कि यहाँ पे यूजर टाइप नहीं टाइप करेगा तो मिस्टेक कर सकता है वो, कभी कैपिटल, कभी कैप्स लॉक दबा देगा, कभी स्मॉल लिख देगा, तो अच्छा ना दिखेगा। इसलिए हमने क्या करा, प्री डिफाइन यहाँ पे चीजें ला दी। आपको सिलेक्ट करना है बस, तो ईजी हो जाए यूजर का काम, उसको ज्यादा टाइप नहीं करना पड़े, ठीक है। कंसर्न पर्सन का मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आता है अगर आपने डाल के रखा है तो, ठीक है। जॉब नेम, अब जॉब नेम हो सकता है जनरल इंक्वायरी, हो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि मेरे पास एक एलडीएस बॉक्स है, ठीक है, एग्जांपल, और ये मैंने जॉब नंबर लिखा, ठीक है। कैटेगरी,
जॉब की कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज है हमारे सिस्टम में बनी हुई है, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज किसकी है? किसके लिए प्रोडक्ट है? ये प्रिंटर के लिए, राइट। तो ये सारी कैटेगरी कौन मैनेज कर रहा है? प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया कि ये कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ठीक है। डिवीजन ऑफसेट का इसलिए ऑटोमेटिक आ गया। प्रोडक्ट कोड अगर उसके मतलब ये कौन फील कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना कौन फील कर रहा है? ये प्रिंटर की सेल्स टीम का एक एग्जीक्यूटिव जो फील्ड में है, वो टेबलेट के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू उसमें फील कर रहा है इंक्वायरी जो उसको मिली है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी को उसको एस्टिमेशन देना है, तो यहाँ पे उसने एस्टिमेट क्वांटिटी यहाँ पे डाली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 10,000, ठीक है। और कॉमा लगा के मल्टीपल भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है, एक से ज़्यादा। अब यहाँ पे एक बटन है ऐड कंटेंट। कंटेंट क्लियर है? कंटेंट क्या होते हैं? कंटेंट क्या होते हैं पता है आपको? कंटेंट, हाँ हेलो, क्या होता है कंटेंट, मनीष जी बताएं। सर, कंटेंट वो होता है कि हम किस पर प्लान कर रहे हैं। ओके, और कुछ? बुक पर कर रहे हैं कि कैलेंडर पर कर रहे हैं, वो रिवर्स टक इन। तो हाँ, कंटेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का शेप, ठीक है। पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट का अलग अलग शेप होता है, ठीक है। बॉक्स है तो अलग दिखेगा, बुक है तो अलग दिखेगी। तो हमने यहाँ पे कंटेंट, प्री डिफाइंड कंटेंट क्यों दिए? ताकि यूजर का काम इजी हो जाए, उसको ढूंढना ना पड़े। ये सारे कंटेंट और मोनो कार्टन कैटेगरी से क्यों एलोकेट किए हैं इसको? ताकि मैं अगर मोनो कार्टन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ मुझे मोनो कार्टन कैटेगरी ही शो। तो इससे क्या होगा? जो यूजर है उसको इजी होगा उसका काम, क्लियर। इजी होगा, उसका काम इजी होगा जो सेल इंक्वायरी बना रहा है। उसको अननेसेसरी भीड़ नहीं दिखेगी सिस्टम में। बुक भी दिख रही है, ब्रोशर भी दिख रही है, क्योंकि मैंने मोनो कार्टन से इसको लिंक कर दिया है, क्लियर। अब देखो आपको अलग अलग पैटर्न दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न कौन से हैं जो हमारी इंडस्ट्री में फॉलो होते हैं? बुक्स का टाइप, ये आप कर सकते हो। रिवर्स टकिंग कैसा दिखता है ना, पहले हमारा सिस्टम व्यू दिखता है। जैसे मैंने रिवर्स टकिंग को सिलेक्ट किया, देखो देख के भी समझ में आ रहा है कि बक्सा का टकिंग कैसा है, ठीक है। तो रिवर्स टकिंग बॉक्स के अंदर अगर आप, एक मिनट है ना, सॉरी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया रिवर्स टकिंग पैटर्न को, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ पैरामीटर आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग करने के लिए हमें जिस पर्टिकुलर कंटेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा उसी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यहाँ उसी पर्टिकुलर जो मेजर पैरामीटर है वही शो होंगे, ठीक है। जैसे मैंने रिवर्स सेकंड सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम क्या पूछ रहा है। सबसे पहले सिस्टम बोल रहा है हाइट बताओ इसकी। तो मैंने यहाँ पे हाइट टाइप कर दी, ठीक है। विड्थ टाइप कर दी। ओपन फ्लैप और पेस्टिंग फ्लैप, ये मैं समझाऊंगा क्या होता है आगे, ठीक है। फ्रंट कलर कितने हैं, बेसिक कलर कितने हैं, आपके स्पेशल कलर कितने हैं ना, ये आपको पता भी करके आना है कि फ्रंट कलर, बेसिक कलर, स्पेशल कलर क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन दोनों की, दोनों में अंतर होता है काफी। कॉस्टिंग का भी अंतर होता है और क्वालिटी का भी अंतर होता है दोनों में, है ना। बेसिक कलर मतलब नॉर्मल इंक होती है, ठीक है ना। पेंटोन भी लिखो आप, पेंटोन के बारे में पढ़ के आना, पेंटोन क्या होता है। पेंटोन एक प्रकार की पूरी डायरी होती है जिसमें कलर के कोड लिखे होते हैं, पेंटोन शेड, ठीक है। तो स्पेशल कलर में वो सारे पेंटोन शेड स्पेशल कलर में ही आते हैं सारे। तो आप कोड से उसको बनाते भी, कोई प्रिंटर बनाते भी, ठीक है। यहाँ पे आइटम क्वालिटी, है ना। जो आपने आपने देखा होगा, आपने पेपर और रील मास्टर बनाया था कि मास्टर, समझ में आ रहा है आपको जो मास्टर हम बना रहे थे? तो ये डाटा कहाँ से आ रहा है? हमने जो मास्टर बनाया वहां से। तो मैंने यहाँ पे डुप्लेक्स सिलेक्ट किया। अब डुप्लेक्स कैटेगरी में कितने जीएसएम मेरे पास है अवेलेबल है वो सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये सारा मैंने एक लेवल का सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोसेस नेम। प्रोसेस नेम का बहुत इजी इजी डेफिनेशन अगर मैं दूं तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही मैन्युफैक्चर होकर नहीं आता, वो किसी प्रोसेस पे बन रहा है, ठीक है। जैसे बॉक्स है तो बॉक्स में प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। लेमिनेशन हो रहा है, पंचिंग हो रही है, पेस्टिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है। प्रोसेस हो रही है ना सीपीयू में। यहाँ पे तो आप देखोगे किसी पे यहाँ पे लिखा हुआ है टिक टिक टिक, ऑलरेडी टिक लगा हुआ, क्यों? क्योंकि जब मैंने सेटिंग की हुई थी तो मैंने कैटेगरी से, कंटेंट से प्रोसेस को लोकेट कर दिया था। मैंने मोनोकार्टन कैटेगरी बनाई। मोनोकार्टन कैटेगरी में एक सेल्स की बॉक्स के, जैसे रिवर्स टकिंग की बात करो, रिवर्स टकिंग के अंदर मैंने कुछ 5 ऑपरेशन डिफॉल्ट सेट कर दिए कि ये इसको बनाने में मिनटरी है, इसके बिना बॉक्स रेडी नहीं होगा मेरा, क्लियर। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए ताकि यूजर का काम और इजी हो गया, क्लियर। ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि जो प्रिंटर का जो सेल्स इंक्वायरी टीम है उनको ज्यादा एंट्री ना करना पड़े, सब ऑटोमेटिक आ जाए।
लेकिन अगर उसके पास कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से सिलेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये अप्लाई किया, ये हमारी इंक्वायरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अगर उनको अगर कोई जैसे मुझे कोई, जैसे मैं एग्जीक्यूटिव में इंक्वायरी बना रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई अटैचमेंट है, कोई जेपीजी फाइल है, बॉक्स का पैटर्न है, या कोई स्पेसिफिकेशन है, मेरे पास कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं यहाँ से अटैचमेंट करता हूँ। अटैचमेंट का ऑप्शन दिया है हमने। ठीक है, कुछ भी अटैचमेंट ले सकता हूँ यहाँ से मैं। और इसको मैंने यहाँ पे मैंने प्राइस सिलेक्ट की कि मेरे को यूनिट प्राइस देना है, कैसे देना है, पीस में देना है। सेल पर्सन सिलेक्ट किया, और इसको मेरे को रिमार्क अगर देना है तो मैं यहाँ रिमार्क भी दे सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी देना है। और इसको मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे पर्सन सिलेक्ट किया और इसको मैंने सेव कर दिया। ये मेरा इंक्वायरी सेव हो गया। ये मेरा इंक्वायरी आ गया, देखिए आपको ये नंबर 29। अब अगर मैं दूसरा इंक्वायरी बनाऊंगा तो 30 नंबर आएगा, 30 नंबर आएगा, राइट। तो 29 है, 30 आएगा आगे। ये मेरा इंक्वायरी डन हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि इंक्वायरी कौन बनाता है? तरुण बताओ, इंक्वायरी कौन बनाता है हमारे सिस्टम में? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है इंक्वायरी बनाना? हाँ, तो तरुण जी बताओ कि इंक्वायरी कौन बनाता है, और क्या इंक्वायरी इंक्वायरी बनाना बनाता हमारे सिस्टम में जरूरी है कि ऑप्शनल है? इंक्वायरी बनाना सर सेल्स पर्सन का काम होता है, जो बाहर जितने भी मार्केटिंग के उसके जो लीड्स हम्म। है, उसके जो प्रोस्पेक्टिव जो भी है, ये अपना क्लाइंट हो सकता है, या फिर हम्म। वो इंक्वायरी करने जाता है मार्केट में, या फिर हो सकता है वहीं से टेलीफोनिक जो कॉल पे वो इंक्वायरी करता है। तो उसके भी आप ओके। पे जो उसको रिकॉर्ड जो डेटा उसका मिलता है क्लाइंट का, कि किसी हम्म। क्लाइंट ने उसको एक इंक्वायरी के तरीके से एक डेटा दिया है कि आपके यहाँ पे ये क्या पड़ेगा, क्या रेट में एक बॉक्स की क्वांटिटी 10,000 दी है, कि ये मेरे को अप्रोक्स 2 रुपये पर पीस चाहिए, और आप एक बार इसका हम्म। कोटेशन बना के दीजिए, तो उसका भी अपने को डेटा स्टोर करने के लिए चलो, सेल्स डन, समझ इंक्वायरी गया फॉर्म। मैं। ठीक है, ओके ओके ओके, समझ गया कि इंक्वायरी सेल पर्सन बनाता है। दूसरा, शुभम, आप हो? यस सर। मेरे को ये बताओ कि अपने सिस्टम में इंक्वायरी बनाना जरूरी है कि ऑप्शनल है? नहीं, ऑप्शनल है तो अगर बनाना चाहो तो बना विदाउट सकते हो। इंक्वायरी हम एस्टिमेशन बना सकते हैं? हाँ। ओके, चलो। इंक्वायरी से क्या बेनिफिट है अगर इंक्वायरी बनाते हैं तो अपन? इंक्वायरी मतलब से अगर जो उनकी अगर लिमिट है, टीम इंक्वायरी बनाती है तो क्या बेनिफिट है उनको? हाँ। अगर होता क्या है कि जो मार्केटिंग पर्सन है वो रात दिन मार्केट में रहते हम्म। हैं, जैसे कि उनका कोई हम्म। कोटेशन देना हो या जॉब के लिए बाहर जाना हो कहीं भी कस्टमर को साथ में, तो वो जाके डायरेक्ट तो वो वहीं पे कोटेशन नहीं दे सकते। कोटेशन तो पहले ओनर बनाएगा, या जो भी कोटेशन पर्सन बनाता है वो बनाएगा। सेल्स पर्सन तो कोटेशन बना नहीं सकता। तो उसके लिए वो पहले इंक्वायरी जनरेट ठीक है। करते हैं, फिर ऑफिस में आके उसके साथ डिस्कस होता है, उसका रेट वगैरह निकलता है, फिर कस्टमर के साथ फाइनल करते हैं। तो कोई ओके, चीज़ ठीक भूले है, तो नहीं, मैं क्योंकि होता क्या है। करेक्ट करता हूँ चीज को। इंक्वायरी हम क्यों बनाते हैं, और इंक्वायरी हमारे सिस्टम में पहले क्लियर करता हूँ कि कि इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल ईआरपी है, हमारा जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर इंक्वायरी एक हमने एडिशनल फीचर दिया हुआ है। पहला, तो दो तरीके से हैं, हम इंक्वायरी से एस्टीमेट बना सकते हो, डायरेक्ट एस्टीमेट भी बना सकते हैं प्रोडक्ट का। इंक्वायरी का बेनिफिट क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? क्या होता है, बहुत सी बात, कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, सेल टीम गई मार्केट्स में बात कर रही है, और वो आएगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, उनको प्रिंटिंग का नॉलेज नहीं होता है, तो वो जाएंगे, प्रोडक्ट समझेंगे, आएंगे, कॉस्टिंग करें, तो एक एक दो दो दिन लग जाते हैं कॉस्टिंग देने में। तो उन्होंने हमने एक फीचर दिया है उनको कि उनकी टीम वहीं से ही इंक्वायरी बनाएगी, तो उनको वापस कंपनी में नहीं आना पड़ेगा, वहां से इंक्वायरी बनाएगी, और उनकी एस्टीमेट टीम वो डाटा रिलोड करके, कॉस्टिंग करके उनको वहीं रेट दे देगी। तो उनका पहला बेनिफिट ये होता है। दूसरा, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होती है ना। हम वर्बली बोल रहे हैं कुछ भी, तो दिन भर कम्युनिकेशन चलते हैं वर्बली, लेकिन हम मिस कर जाते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। वो क्या करते हैं, हमारा सिस्टम क्या करता है सबसे पहले, कि अगर इंक्वायरी आप बना रहे हो तो आपके पास दो बेनिफिट्स है। पहले, आपकी टीम में कम्युनिकेशन चल रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन हो रहा है कि इंक्वायरी किस सेल पर्सन ने कितनी इंक्वायरी बनाई। दूसरा बेनिफिट, उसको अपने विजिट से रिटर्न वापस नहीं आना पड़ेगा, कोई कॉस्टिंग के लिए या डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो इंक्वायरी जनरेट करेगा, एस्टीमेटर उस इंक्वायरी को पिच कर पुट करके कॉस्टिंग कर देगा, अगर कुछ फील्ड मिस होगी तो वो कम्युनिकेट कर देगा। तो इंक्वायरी इसलिए बनाते हैं, ठीक है। और किसी का कोई डाउट्स? कल हमने कुछ चैलेंज समझे थे, है ना?
जैसे अभी हम पहले चैलेंज को कैसे सॉल्व कर रहे हैं प्रिंटर के, कि वो 70% कोटेशन टाइम पे नहीं दे पा रहा है, ठीक है, वो वाला चैलेंज समझ रहे हो। सबसे पहले इंक्वायरी बनी हमने। अब आते हैं हम इसके एस्टीमेट पे, ठीक है। एस्टीमेट का पार्ट बहुत डीपली है समझना, एक आज के लिए नहीं हो पाएगा, कल भी हम इस पे करेंगे सेशन। तो जैसे ही मैंने इंक्वायरी बनाई, मैं आता हूँ एस्टिमेशन पे, ठीक है, मैं आया कॉस्टिंग पे, ठीक है। मैंने एस्टिमेशन वाला पेज ओपन करा। यहाँ पे एक बटन है पेंडिंग इंक्वायरी, ठीक है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, है ना, तो ये यहाँ पे सारा डाटा लोड हो गया प्रिंटर का। प्रिंटर के एग्जीक्यूटिव जो भी यहाँ पे डाटा बनाया वो लोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे इसका एस्टिमेट बनाना, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको लोड करना है। यहाँ पे क्रिएट एस्टिमेशन पे क्लिक करना है। सिस्टम ने क्या किया, सारा डाटा लोड करके मुझे दे दिया जो मैंने इंक्वायरी से बनाया था, ठीक है। अब मैं क्लिक टू प्लान पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। अभिषेक जी आप म्यूट कर लो प्लीज, पाटीदार म्यूट कर लो, म्यूट। हाँ, ठीक है। मैंने क्या क्या देखो, यहाँ पे पूरा डाटा सिस्टम में लोड कर दिया, पूरा इंक्वायरी वाला सारा सारा डाटा सिस्टम ने लोड कर दिया, क्योंकि मेरी इंक्वायरी ऑलरेडी बना रखी थी सारा, ठीक है। ये आ गया मेरा डाटा पूरा। अब सिस्टम क्या करेगा, कभी भी जो कॉस्टिंग होती है ना, तो जो भी प्रिंटर होता है उनके पास मशीनरी होती है अपने पास, अब अलग अलग साइजेस की, अलग अलग रॉ मटेरियल होते हैं। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइजर सिस्टम क्या करता है, इंडिया सबसे बेस्ट इकोनॉमी प्लान देता है, सबसे, कि आपके प्लान में सबसे सुटेबल और सबसे अ, कम कॉस्ट वाला, सबसे कम वेस्टेज वाला पेपर, सबसे प्रॉफिटेबल इकोनॉमी प्लान देता है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बटन दिया है हमने, आपको दिख रहा है पूरा प्रोडक्ट का एक पेज दिख रहा होगा आपको, क्लोज व्यू ओपन व्यू, समझ में आ रहा है। इससे ये समझ में आता है कि सिस्टम हाइट किसको कंसीडर कर रहा है, लेंथ किसको कर रहा है, और विड्थ किसको कर रहा है, ओपन फ्लिप किसको कर रहा है, पेस्टिंग फ्लिप किसको कर रहा है, ठीक है। ताकि यूजर ने अगर कोई पैरामीटर गलत डाले होंगे तो वो यहाँ चेक कर पाएगा कि मैंने, मेरा जो बॉक्स है उसका हाइट किसको मान रहा हूँ मैं, सिस्टम किसको हाइट कंसीडर कर रहा है, लेंथ किसको कर रहा है, विड्थ। तो ये ओपन व्यू दिया है अपन ने, ठीक है। यहाँ से ओपन व्यू में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्राइस, मतलब कौन सा स्पेसिफिकेशन किस तरीके से सिस्टम ले रहा है, काउंट कर रहा है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे, इसी को कैलकुलेशन करके सिस्टम इसकी सीट साइज निकालेगा, ठीक है। अभी आप देखोगे सारा डाटा फिल होके आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट डाटा फिल होके आया। इधर आप देखोगे तो मेरा कर्सर देखना है ना, जॉब साइज का बेसिक स्पेसिफिकेशन जो हमने टाइप किया था इंक्वायरी में, वो ऑटोमेटिक आ गया। क्वालिटी, जीएसएम, मिल, है ना, ये सब ऑटोमेटिक आया जो हमने वहां पे डाला था, ठीक है। पेपर ट्रिमिंग होता है, कुछ लोग 1-2 mm की पेपर ट्रिमिंग करते हैं। जब पेपर जो फिनिश हम मिल से परचेस करते हैं ना, तो उसमें 1-2 mm की ट्रिमिंग लगाते हैं। अब आजकल तो फिनिश पेपर खुद ही मिल दे रहा है, लेकिन पहले ऐसे पेपर आते थे जो फिनिश करते थे, मतलब थोड़ी छाट लगाते थे उनके अंदर, तो वो ट्रिमिंग इसलिए हमने यहाँ पे दी है। पेंटिंग डिटेल्स के अंदर आपके बेसिक कलर कितने हैं, मैंने बेक में कुछ नहीं डाला था, स्पेशल कलर कुछ नहीं डाले थे। प्रिंटिंग स्टाइल ऑटोमेटिक सिस्टम लेता है, क्योंकि मैंने सिंगल कलर डाला हुआ, तो ये आगे प्रिंटिंग स्टाइल। प्लेट टाइप, विक्रम सर ने प्रीवियस सेशन लिया था, उसमें प्लेट बताई थी, राइट, सीटीसीपी, पीएस। सीटीपी और सीटीसीपी में क्या अंतर है, शुभम बताओ, सीटीपी और सीटीसीपी में क्या अंतर होता है। सीटीपी तो एल्यूमिनियम होती है जो लेटेस्ट प्लेट है, और सीटीसीपी का पता नहीं है। ओके, अच्छी बात है, ये सब खुल के बोलो तो समझ में आता है, हाँ सही है। देखो मैं समझाता हूँ, और कोई बताएगा। सीटीपी विक्रम सर ने बताया था, सीटीपी और सीटीसीपी 2 टाइप की प्लेट है। देखो 3 टाइप की प्लेटें लगती थी पहले, अब एक बंद हो गई है। पीएस प्लेट लगती थी सबसे पहले, जब जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पीएस प्लेट बनती थी, ठीक है, मैन्युअली। अब आ गई है सीटीसीपी और सीटीपी, 2 प्लेट्स आ गई है, जो अभी दोनों ही है, सीटीपी और सीटीसीपी में जल्दी, ठीक है। तरुण जी आपको पता है सीटीपी और सीटीसीपी में क्या अंतर होता है, और कोई टीम हेलो। इम्प्लीमेंटेशन बताएगा, हाँ हाँ सर। बताओ। सर सीटीपी सीटीपी और प्लेट का तो सीटीसीपी में क्या अंतर यूजली होता है, यूज, हाँ छोटा सीटीपी सा प्लेट अंतर जो है। होती है सर अपनी, हाँ पहले पुराने, हाँ थोड़ा सा जो बैक में चलते हैं उस टाइम पे जो प्लेट यूज होती थी वो कंप्यूटर वाली होती थी, कंप्यूटर टू प्लेट सीटीपी। और सीटीपी सीटीसीपी जो है अभी जो लेटेस्ट चल रही है उसका, वो हाँ बोलते हैं उसको कन्वेंशनल प्लेट, कंप्यूटर टू हाँ। कन्वेंशनल प्लेट। जो कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल मशीन के थ्रू वो क्रिएट हो दोनों में जाती अच्छी है, कौन सी है, तो उसको कन्वेंशनल।
दोनों में ठीक, मतलब कौन सी हाँ दोनों क्वालिटी ही, किसकी अच्छी है दोनों में? वो जो उसका ओल्ड वर्जन बोला जाता है और ये सीटीसीपी जो अभी लेटेस्ट है, जो अभी मोस्टली सारे प्रिंटर डन, ठीक है। अच्छा सीटीसीपी प्रयास है, मैं यूज आपको कर रहे हैं। और क्लियर करता हूँ सिंपल वर्ड्स में। देखो सीटीपी कंप्यूटर टू प्लेट होती है, जो कंप्यूटर एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें डिज़ाइन, अब डिज़ाइन को अपलोड करते हैं, वो डिज़ाइन को पूरा प्लेट पे प्रिंट करके मशीन पूरी प्लेट बना देती है। तो सीटीसीपी में सब इतना सा अंतर है कि सीटीपी और सीटीसीपी दोनों में क्वालिटी का बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। दोनों की प्राइस वेरिएंट अंतर है, ठीक है। सीटीपी जो प्लेट होती है उसकी कॉस्ट थोड़ी हायर जाती है सीटीपी की। और उसके अपने विक्रम सर ने आपको बताया इम्प्रेशन, राइट, इम्प्रेशन प्रिंट हो रहे थे मशीनों पे, आपने देखा इम्प्रेशन। आज सबका टास्क ये है कि सबको कल एक वीडियो देख के आना है प्रिंटिंग मशीन का प्रिंट कैसे होती है, इम्प्रेशन आपको समझ में आएंगे। ट्रेनिंग में वीडियो भी दिखाया था एक, ठीक है। तो इम्प्रेशन जो होते हैं सीटीपी पे ज़्यादा प्रिंट हो सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा है सीटीसीपी के अकॉर्डिंग, मतलब सीटीपी की लाइफ ज़्यादा है और सीटीसीपी की लाइफ कम है थोड़ी सी। और दोनों की प्राइस वेरिएंट में भी अंतर होता है, दोनों की क्वालिटी में भी अंतर होता है। तो मोस्ट ऑफ प्रिंटर जो नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, ब्रोशर ज़्यादा क्वालिटी नहीं चाहिए, वो सीटीसीपी यूज़ कर लेते हैं ताकि उनको एक कम कॉस्ट काम हो जाए। सीटीपी में क्या इंप्रेशन अच्छा होता है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है। मेक रेडी शीट का मतलब पता है किसी को? मेक रेडी, मैं बताता हूँ। मेक रेडी शीट का मतलब ये होता है कि अभी हमने मशीन मास्टर नहीं समझा, राइट, अभी हम सिर्फ रॉ मटेरियल समझ रहे थे। अभी हम आएंगे नेक्स्ट, इसको थोड़ा क्लियर कर देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कोर मॉड्यूल को चालू करने का इतना सा है क्योंकि इसी से लिंक होता है हमारा मास्टर। तो जब हम मशीन मास्टर बनाते हैं तो मशीन का स्पेसिफिकेशन होता है पूरा, जैसे पेपर का आपने देखा होगा कि उसकी क्वालिटी है, जीएसएम है, साइज है। तो वैसा ही जब मशीन का मास्टर बनता है तो मशीन का नेम होता है। मशीन में पेपर और प्रिंटिंग एरिया दोनों अलग अलग होते हैं, उनका मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज, उनका स्लेब रेट, ठीक है। तो मेक रेडी शीट्स का मतलब ये होता है कि जब मैं मशीन चालू करता हूँ, है ना, मेरी मशीन, मेरे पास एक एग्जांपल, मैंने मशीन ऑन करी, उस मशीन में मैं चेकिंग कर रहा हूँ शीट लगा के, तो रेडी वेस्टेज होता है ना, उसको बोलते हैं, मशीन को ऑन करने का, सेटिंग करने का वेस्टेज होता है मेक रेडी। ये हम सिस्टम में पुट कराते हैं तो ये ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। दूसरा, हमने यहाँ पे 4 टाइप के वेस्टेज दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है मशीन डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है मशीन डिफॉल्ट का मतलब क्या है? कि मेरे पास अगर 4 मशीन है, ए बी सी डी, मेरी 4 मशीन कॉन्फ़िगर है सिस्टम के अंदर, मैंने उसी के अंदर सेटिंग कर दिए, स्लैब बना दिए अलग अलग वेस्टेज के। तो जैसे ही मैं प्लान करूंगा सिस्टम ऑटोमेटिक उसका वेस्टेज लेके मुझे कैलकुलेशन करके दे देगा, ठीक है। लेकिन इसी एस्टिमेशन पे यूजर को हमने फैसिलिटी दी है कि यहीं पे वो वेस्टेज डाल लेगा, या तो परसेंटेज वाइज या सीट, जैसा भी उसको रखना है। सीट्स में रखना है तो सीट डाल देगा, यहाँ पे वैल्यू टाइप करने का ऑप्शन है, ठीक है। ट्रिमिंग मार्जिन और स्ट्रिपिंग मार्जिन ये समझाता हूँ मैं, ठीक है, अभी बताऊंगा, ठीक है, ट्रिमिंग मार्जिन क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ट्रिमिंग डाली 3-3 mm की, ठीक है, ये 3-3 mm की ट्रिमिंग डाल रहा हूँ मैं, ओके। स्ट्रिपिंग डाल दी, ये स्ट्रिपिंग डाल दी, ठीक है। अब जैसे ही मैं 100 कॉस्ट करूंगा, आप समझना इसका फ्यूचर। इसके पहले एक चीज और है, आपको यहाँ पे रेडियो बटन दिख रहे हैं? शुभम, इसका मतलब बताओ, जो रेडियो बटन अपन यहाँ पे दिए हैं, आपको समझ में आ रही है क्यों दिए हुए हैं? इसका क्या बेनिफिट है? हाँ सर, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? जो अपने पास स्टॉक है, जैसे कि कोई पेपर है, जैसे बहुत सारे पेपर है अपने पास, अपने को ये देखना है कि हाँ, जिसका स्टॉक है उसी का प्लानिंग लेना है, उसी पे प्लानिंग है, तो उस पे प्लानिंग बताए। ओके, राइट, बिल्कुल राइट। तो फिर क्या होता है कि जब प्रिंटर के बाद कोई कॉस्टिंग करने आता है ना, कॉस्टिंग जब इंक्वायरी लेने आता है एस्टिमेट के लिए, मुझे रेट चाहिए, तो उसका सबसे पहला रेफरेंस होता है उसका स्टॉक इन हाउस, क्योंकि स्टॉक पे ही सारी चीज़ें चलती है। अगर मेरे पास पेपर तो मैं डिलीवरी फास्ट कर पाऊंगा, अगर सप्लायर से पेपर मुझे बुलवाना है तो जितना टाइम सप्लायर लेगा मटेरियल को मेरे तक भेजने में, उतना डिलीवरी में लेट होऊंगा मैं। तो वो क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करता है अवेलेबल स्टॉक, कि मेरे पास स्टॉक वाले पे ही प्लान मुझे मिले। दूसरा, स्टैंडर्ड साइज का मतलब पता है क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज किसी को पता है? स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, स्टैंडर्ड? यस सर, हाँ, जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, 28-40 हो गया, 30-36-18। ओके। मेरे को लग रहा है बाकी इम्प्लीमेंटेशन सबको सब आता है, कोई बोल ही नहीं रहा है सुमन के अलावा। बाकी कौन कौन ज्वाइन है और इम्प्लीमेंट? कोई भी नहीं, सब सीख गए मेरे को लग रहा है, सब एक्सपर्ट हो गए मेरे को लग रहा है यार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं एलोवेट करता हूँ। अभी सबकी एग्जाम होगी तो पता चलेगा क्या होगा।
सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड साइज का मतलब, मैं समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में। स्टैंडर्ड साइज का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री में कुछ कॉमन साइजेस होती है, ठीक है, जो रेगुलर किसी भी सप्लायर के पास मिल जाती है इजीली, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, 20, 36, 20, 30, बहुत सारी साइज आप चैट जीपीटी करोगे ना कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कौन कौन सी स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल होती है सप्लायर के पास, तो वो आपको लिस्ट दे देगा पूरी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज का मतलब है जो इजीली मुझे मिल जाएगी वो मेरे पास, या तो स्टॉक, कुछ लोग स्टॉक भी रखते हैं उसका स्टैंडर्ड साइज का। और उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मैं उस पर प्लान करता हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो सबके पास होती है, इजीली मुझे मिल जाएगी, इजीली मैं परचेज कर सकता हूँ, तो वो होती है। ठीक है, तीसरा है प्लान स्पेशल साइज पेपर। अब इसका बेनिफिट बताओ सोम क्या है? अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, और ये कैसे हेल्प कर रहा है प्रिंटर की? ये जैसे कि मतलब कोई अपना पेपर है अटैच, इसका अपन जो मैनुअली उसका बिठाना चाहते हैं पेपर, अपने को पता नहीं है कि जो कार्टन बिठा रहा हूँ मैं उसमें फिक्स है या गलत है या सही है, क्योंकि ज्यादा वेस्टेज जा रहा है। तो अपन इस पे अगर टिक लगाएंगे ना स्पेशल साइज पे, तो सिस्टम अपने को 0% वेस्टेज के साथ प्लान दिखाएगा, जिसमें अपना फायदा होगा। बिल्कुल, किसका फायदा होगा? उसका फायदा होगा ना। प्रिंटर का। तो मैं बताता हूँ इसका मतलब, हाँ क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, ये होता है कि आज भी प्रिंटर, जो प्रिंटरों की डिपेंडेंसी है ना उनके डिजाइनर पे होती है, कि कोई नया जॉब आया तो वो पहले डिजाइन करेगा, सीट साइज देगा, फिर वो कॉस्टिंग करेगा। ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या करता है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया प्लान स्पेशल साइज पेपर, तो मुझे, अगर मेरी मशीन 3 से 4 मशीन कॉन्फ़िगर है, ठीक है, इन हाउस, तो सबसे सुटेबल पेपर, सबसे बेस्ट इकोनॉमी पेपर, सबसे कम वेस्टेज, 0% वेस्टेज वाला पेपर सिस्टम मुझे सजेस्ट करेगा। क्लियर? तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके जस्ट पास में एक बटन है, बहुत ईजी है, पेपर सप्लाई बाय क्लाइंट। बहुत सी बार क्या होता है, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो प्रिंटर को पेपर दे देते हैं कि आप पेपर दो, आप प्रिंट करके मुझे दे दो। तो इस केस में क्या होता है, पेपर का कॉस्टिंग में कभी ऐड नहीं होगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा पेपर का रिक्वायरमेंट तो क्लियर होगा, लेकिन उसका अमाउंट नहीं क्लियर होगा। क्लियर, अमाउंट नहीं आएगा। अभी नीचे आप देखोगे कि ये जो कैटेगरी है रिवर्स टकिंग, सॉरी रिवर्स टकिंग जो कंटेंट है, इसके ऑपरेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ गए, प्लेट कटिंग प्रिंटिंग, दिख रहा है आपको ये, लेमिनेशन पंचिंग पेस्टिंग सारे। क्यों आए? ये फीचर है हमारा एडिशनल। ठीक है, ये कैटेगरी से हमने इसको सेटिंग किया हो ताकि जो प्रिंटर है उसकी जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की टीम है वो इजीली कॉस्टिंग कर ले। हमारा मोटो क्या है बेसिकली, उनका टाइम बचाना है ना, उसका काम इजी करना, उसको ऑटोमेशन देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट एस्टिमेशन उसके लिए इजी हो गया काम। जिसके पास डिस्टरबेंस है वो प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 100 कॉस्ट पे क्लिक किया, देखना जैसे ही मैं 100 कॉस्ट पे क्लिक करूंगा सिस्टम क्या करेगा, मेरे पास अगर 19, 26, 20, 30, ये मशीन के साइजेस है ना, आपको ये भी पता करके आना है, ये साइजेस है मशीन के। अगर मेरे पास 4 मशीन कॉन्फ़िगर है तो सबसे बेस्ट इकोनॉमी मशीन मेरी कौन सी है, सिस्टम सर्च करके मुझे टॉप पे प्लान देगा। ठीक है, अभी मेरे पास 10 से ज़्यादा ऑफसेट मशीन कॉन्फ़िगर है, तो सब पे मंथन कर रहा है, सब में जाके चेक कर रहा है कि इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की सबसे टॉप मशीन कौन सी रहेगी मेरे लिए। ठीक है, ये देखो आप, अभी हमने मास्टर बनाया था पेपर और रील। क्लियर है, पेपर रील समझे थे हमने। पेपर पे 2 साइज होती है, विड्थ और लेंथ, और रील में सिर्फ डेकल होता है उसका, चौड़ाई, मतलब इसे डेकल डेकल बोलते हैं प्रिंटिंग, मतलब उसको डेकल बोलते हैं चौड़ाई को। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर मुझे, एक तो सिस्टम दोनों पे देगा, सिस्टम का ये बहुत की फीचर है कि दोनों पे कंपेरिजन करके देगा, रील और पेपर दोनों पे। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है हमने जो ये बताता है कि मुझे किस पे प्लान चाहिए। अगर रील पे तो रील पे टिक करना है, सीट पे जो सीट पे, जैसे मैंने सीट पे क्लिक किया तो ये सीट वाले प्लान आ गए। अभी टॉप में आपको यहाँ पे, एक मिनट, मैंने जैसे ग्रीन किया, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको, जैसे मेरे 2 सिलेक्टेड मशीन ले ली, मेरी एग्जांपल ये 2 मशीन, अब 2 मशीन पे कंपेरिजन, मैंने 2 मशीन सेलेक्ट करी, दोनों पे कंपेरिजन चाहिए मुझे। ठीक है, दोनों पे कंपेरिजन आया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे सिर्फ वाले प्लान सिस्टम शो करा, तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया शीट का, ये फिल्टर आ गया शीट का, ये देखिए। यहाँ देखोगे कि मशीन के नाम दिख रहे हैं आपको, ये कॉन्फ़िगर कहाँ से हुआ है, हमारे मशीन मास्टर से। ये देखो दिख रहा है आपको मशीन के नेम, तो यहीं पे हमने फिल्टर भी दे दिए सारे, तो ईजी हो जाएगा काम इसी विंडो पे। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक लेआउटिंग बनी दिखेगी, देखो दिख रहा है आपको, ये देखिए। अभी मैं आपको ट्रिमिंग मार्जिन जो हमने डाली थी, ट्रिमिंग क्या होती है, ट्रिमिंग मतलब ये होता है जो बॉक्स के बीच में दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रही है, ये गैप, मेरा कर्सर देखना,
मेरा कर्सर में दिखा रहा हूँ आपको, ये ट्रिमिंग बोलते हैं इसको, ट्रिमिंग मार्जिन। जब बॉक्स प्रिंट होता है ना शीट पे, तो उसके बीच में गैप रखी जाती है जो पंचिंग में हेल्प करती है। जब बॉक्स पंच होता है ना मशीन पे, अगर मैं गैप नहीं दूंगा तो मेरे जो बॉक्स है वो उसका पेस्टिंग फ्लैप कट जाएगा, तो प्रॉपर पेस्ट नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं से इशू आएगा। तो सिस्टम क्या करते हैं, जब प्रिंटर क्या करते हैं, 2-2 3-3 mm की ट्रिमिंग छोड़ते हैं ताकि डाई बने तो रूल सेट हो पाए वहाँ पे। ठीक है, अब आगे समझेंगे डाई के रूल क्या होते हैं जब हम बनाएंगे। आप इधर देखोगे ग्रिपर है हमारा जो हमने मशीन में डाला है। ये मशीन मास्टर जब समझेंगे मैं आपको क्लियर करूंगा क्या होता है। तो ये ग्रिपर है जो मशीन मास्टर से ऑटोमेटिक आता है, लेकिन हम चेंज भी कर सकते हैं एस्टिमेशन पे। यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने 2 5-5 mm की जो स्ट्रिपिंग मार्जिन डाली थी, वो स्ट्रिपिंग मार्जिन ये है बेसिकली, ये दोनों स्ट्रिपिंग है, दिख रहा है ये स्ट्रिपिंग है। तो ये लेआउटिंग है पूरी, मतलब ये पूरा सीट का प्लान बना दिया है सिस्टम ने। क्या है जो प्रिंटर को प्रिंट करना है पूरा प्लान बना के दे दिया है। ये बेसिकली आपका प्लान है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे 0% लिखा हुआ है क्योंकि ये स्पेशल साइज है। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा व्हाइट, इसी मशीन पे व्हाइट पेपर भी आ रहा है ना। तो वो मेरे पास जो अवेलेबल है स्टॉक में वो मुझे बता रहा है, जो मेरे पास कभी मैंने यूज किया था, है ना। इस पे ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है क्योंकि मैंने जो साइजेस डाली वो फिट नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, चीज़ें वो सिस्टम ऑटोमेटिक बता, जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा, अभी देखो रेट डन हो गए मेरे, ये कॉस्टिंग आ गई, देखो आपको दिख रही कॉस्टिंग 89 पैसा एक बॉक्स का। जैसे ही मैंने प्लान पे क्लिक किया कॉस्टिंग डन। ठीक है, लेफ्ट में आपको कुछ पैरामीटर दिख रहे होंगे, प्लेट पेपर प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक कहाँ से लेके आ रहा है, जो हमने मास्टर बनाया, पेपर का मास्टर बनाया था। मशीन मास्टर हम अभी सीखेंगे, मशीन मास्टर से डाटा आ रहा है। ठीक है, सबसे सिस्टम का ब्यूटी क्या है, ये देखो आप, सिस्टम सारा कैलकुलेशन करके देता है, मुझे कुछ भी मैनुअल नहीं करना है। देखो एक्चुअल सीट कितनी लग रही है, वेस्टेज मैंने वहां पे डाला था वो आ गया, टोटल पेपर का वजन कितना लग रहा है, आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टॉक बता दिया पूरा। तो ये प्री दो टाइप से कॉस्टिंग होती है, एक होती है प्री प्रेस जहाँ पे हम पेपर प्लेट प्रिंटिंग 3 चीज़ों की कॉस्टिंग करते हैं। एक होती है पोस्ट प्रेस जहाँ पे आप प्रिंटिंग के बाद जो भी ऑपरेशन लग रहे हैं आपके, लेमिनेशन डाई पचिंग पेस्टिंग, जो भी अदर ऑपरेशन लग रहे हैं जो आपको कॉस्टिंग में एड ऑन करने हैं प्राइसिंग के लिए, वो यहाँ पे होते हैं पूरे। ठीक है, प्रिंटिंग का रेट भी आता है हमारे मशीन मास्टर में, आपको स्लैब वगैरह में बताऊंगा आगे कि प्रिंटिंग मशीन स्लैब कैसे ऐड होते हैं। ठीक है, प्लेट कटिंग प्रिंटिंग लेमिनेशन पंचिंग पेस्टिंग, ये सारे ऑपरेशन का काउंटिंग हो गया ऑटोमेटिक, और रेट सिस्टम ने काउंट करके आपको दे दिए 89 पैसा। क्लियर यहाँ तक। लेमिनेशन डाई पंचिंग पेस्टिंग, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बटन टाइप ऑफ चार्जेस, समझ में आ रहा है ये, यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है कि मैं प्रिंटर हूँ, तो मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग करी हुई है कि मैं किस तरीके से प्रोडक्ट को चार्ज करता हूँ, कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, डाई पंचिंग जैसे मैंने बोलकर रखा कि मेरा रेट 1000 है पर शीट्स का, सॉरी पर 1000 शीट्स का रेट है 500 रुपये, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर दिया, तो यहाँ पे हमने ईजी कर दिया। यहाँ तक क्लियर। पेस्टिंग का मैंने बोलकर रखा है कि मेरा 1000 से 125, तो ये पूरे ई टेबल रहते हैं यूजर, क्योंकि हमको यूजर का काम ईजी करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ई टेबल भी दी कि उसको वापस मास्टर में जाके उसको अथॉरिटी लेना पड़े तो यूजर यहाँ पे चेंज भी कर सकता है कॉस्टिंग को, लेकिन मास्टर में जो सेटिंग है वो तो रहेगी, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एस्टिमेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिया है। शुरू में ये बताओ ये कैसे प्रिंटर की हेल्प करता है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। ये तो नहीं पता है, तो कभी पूछा ही नहीं किसी ने। आवाज नहीं आ रही क्या? ये तो किसी प्रिंटर ने पूछा ही नहीं मेरे से आज तक। पूछे ही नहीं किसी ने तुमको, तुमने बताया भी नहीं किसी को, मैं बताता हूँ अब आगे से नहीं। बताना। ठीक है, ये बेसिकली बहुत क्या होता है जब कॉस्ट कटिंग करते हैं हम, जैसे मैं एक प्रिंटर हूँ और मुझे किसी को डिस्काउंट देना है ना। डिस्काउंट देना तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे उसको गुंजाइश है डिस्काउंट देने की, और कहाँ पे मैं कम प्राइस कोट कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस कोड बहुत बड़ी हेल्प करता है प्रिंटर की। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन है, किस पर्टिकुलर ऑपरेशन में कितनी कॉस्ट लग रही है, बेसिकली सिस्टम ये बता रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट लग रही है क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा है मेरी, प्रोसेस कॉस्ट बहुत लग रही है। प्रिंटिंग कॉस्ट 16% है, प्लेट की 18%, तो 66% कॉस्ट लग रही कहीं की, उस पर्टिकुलर की प्रिंटिंग की। ठीक है,
तो ये हेल्प करता है प्रिंटर की उसको कॉस्ट कटिंग में, कि उसको अगर कहीं डिस्काउंट देना है तो वो चेक कर लेगा कि मुझे यहाँ पे प्रेफर हो रहा है, मैं इसको पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सेगमेंट से उसको निकाल के दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट डन हो गया। ये नीचे आप देखोगे 89 पैसा आपका कॉस्टिंग आ गया। ये पूरा टेबल होता है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे पेपर पे डाल दिया 90 रुपीज़, सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद पेपर सप्लाई बट सॉरी इस पर क्लिक कर दे, जब भी नहीं ले रहा है वो। वहाँ पे पेपर ग्रेड ईटेबल क्यों नहीं हो रहा था पता है आपको? क्योंकि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया था। किस पे सिलेक्ट कर दिया था शुभम? पेपर सप्लाई बाय क्लाइंट। पेपर सप्लाई बाय क्लाइंट है। हाँ, इसलिए वो ग्रेड काउंट नहीं कर रहा था, देखो। हाँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्ट है ना पेपर की निकलती है जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन में अभी क्लियर हुआ। 56% पेपर लग रहा है, क्यों? इसके पहले प्रिंटिंग को लग रही थी ज़्यादा, क्योंकि मैंने पेपर का रेट 0 कर दिया था। तो ये प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस वाइज आपका चार्ट है कि किस प्रोसेस में कितना कॉस्ट लग रहा है आपका। ठीक है, ये नीचे लिखा भी है, प्लेट, प्रिंटिंग, पेपर, प्रोसेस कॉस्ट जो ऑपरेशन है आपके सारे। ठीक है, ये देखो अमाउंट प्लस हो गया यहाँ पे, बढ़ गया रेट। ठीक है, आप इसको अप्लाई करोगे, ये आपका कॉस्ट डन। बस इतना ही करना है। अब क्या होता है, बहुत सी बार जो प्रिंटर होता है उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, वो बार बार कॉस्टिंग करता है मल्टीपल क्वांटिटी पे। एक बार कॉस्टिंग कर दी, फिर उस लीड्स ने बोला कि मुझे ना 30 40 50 3 4 क्वांटिटी दे दी। अब उसको क्या करना है, सारी कैलकुलेशन फिर से ड्रॉ करनी है, फिर से लिखना है, फिर से वेट कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, उसको क्लिक करना है छोटे से बटन पे, यहाँ पे यूज द फर्स्ट मास्टर पे क्लिक टू प्लान पे क्लिक कर देना है बस। सिस्टम सारा रिकैलकुलेट करेगा और आपको यहाँ पे एस्टिमेशन दे देगा। अब यहाँ पे हमने डाई का ऑप्शन भी दिया है, डाई फीचर। ठीक है, डाई कैसे काम करती है इसमें पता है आपको? डाई फीचर कैसे काम करता है अपने सिस्टम में? डाई, डाई सर्च वाला। हाँ वो तो पता है। ओके ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ कैसे करता है वो टीम को। कि जो पंचिंग की डाइयाँ होती है, बहुत सी बार क्या होता है पैकेजिंग सेक्टर में, इंडस्ट्री का बड़ा चैलेंज है ये भी, कि वो रिपीट डाई बना लेते हैं। फिजिकल उनके पास स्टॉक मेंटेन नहीं होता, फिजिकल इन्वेंट्री होती है, तो बार बार रिपीट डाई बन जाती है एक ही प्रोडक्ट की, सेम ही प्रोडक्ट की। तो सिस्टम यहाँ पे उनकी हेल्प कैसे करता है कि अगर आपने डाई कॉन्फ़िगर करके रखी है तो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट दे देगा कि आपके पास इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को मैच करके डाई रखी हुई है। इस तरीके से ये देखिए, जैसे मेरे को डाई दिखा रहा सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे डाई दिखाता है पूरी। तो अभी हमने मिशन का एक और बस छोटा सा मैं समझूंगा कि जो नए लोग हैं उनको सिर्फ 5% ही क्लियर हुआ होगा अभी, क्योंकि पहली बार ही देखा है हमने। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं उनको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर है, टिप। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरे ईआरपी के अंदर, इंडस प्रिंट के ईआरपी के अंदर सबसे मेन पार्ट एस्टिमेशन ही है। ठीक है, एस्टिमेशन सही बना तो जॉब कार्ड सही बनेगा, जॉब कार्ड सही बना तो इन्वेंट्री तक प्रॉपर स्टॉक रहेगा, इशू प्रॉपर होगा। क्योंकि आगे का सारा पार्ट डाटा एंट्री का है, जहाँ पे दिमाग लगाना है, जहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, वो भी सिस्टम कर रहा है, हमें सिर्फ जज करना है, सिर्फ मेजर करना है। ठीक है, तो मेजर पार्ट फोकस वाला है, कॉस्टिंग वाला पार्ट। आगे का सारा पार्ट डाटा एंट्री का है, जॉब कास्ट, इन्वेंट्री, है ना, जो अब हम समझेंगे आगे वो सब डाटा एंट्री है। जहाँ पे कोर फोकस करना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, वो है कॉस्टिंग वाला पार्ट। जो भी कैलकुलेशन हो रही है, मशीन का प्लानिंग हो रही है पूरी। ठीक है, और ये वाली कॉस्टिंग हमारी इम्प्लीमेंटेशन टीम को कैलकुलेटर पे भी आना चाहिए कि सिस्टम ने रेट काउंट कैसे किया है। ठीक है शुभम, आती है लेमिनेशन का उसको। पैसा कैसे चार्ज हो रहा है, ये हमें आना चाहिए कैलकुलेटर पे करते हुए। कभी कोई बोले कैसे चार्ज हो बताओ, तो हमें आना चाहिए वो। आता है आप? बिल्कुल आता है। हाँ, सारे सारे फॉर्मूलेशन आना चाहिए। लिव वो फॉर्म वाले जितने भी हमने फॉर्मूलेशन दे रखे सिस्टम में, सारे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया है, तो ये कॉस्ट हमारी डन हो गई। जैसे मल्टीपल क्वांटिटी में हम ले सकते हैं इसको। सिंपल से लैंग्वेज इसको फाइनलाइज करना है, अगर मुझे प्रॉफिट और मार्जिन ऐड करनी तो मैं आपसे ऐड कर सकता हूँ। हमने यहाँ पे की फीचर दिया कि आप अलग अलग क्वांटिटी वाइज प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हो, अलग अलग। जैसे मुझे इस पर रखना है 12%, इस पर रखना है 10%, तो ये मेरा प्रॉफिट ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10% ऐड किया और ये मेरा प्रॉफिट ऐड हो गया। मैंने इसको फाइनलाइज किया, तो ये देखो आप ऑटोमेटिक कहाँ से आ गया, मेरे इंक्वायरी से आ गया, है ना, जॉब का नेम, क्लाइंट नेम।
मेरे पास कोई ऑर्डर कोड डाल सकता हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पे एचएसएन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये मेरा कॉस्टिंग डन। ठीक है, ये हमारा आज कॉस्टिंग वो हुआ है बेसिक बेसिक। कल हम फिर इसी पार्ट पे समझेंगे और डिटेल में, है ना। इसको फिर इलोबरेट करेंगे, और जो मैंने अभी आपको समझाया मैं कल रिकेप करूंगा। इसका क्वेश्चन आंसर होगा सबसे, मैं पूछूंगा और आपको बताना है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप खाली ईयरफोन लगा के मत सुनो इस ट्रेनिंग को, आप पार्टिसिपेशन करो, पूछो, तो आपको क्लियर होगा। क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं समझ में नहीं आया कुछ भी। और आपको जो मैंने कल बोला था कि आपको पता भी करना है, ठीक है। लेमिनेशन प्रोसेस कैसी क्या होती है, मोनोकार्टन क्या होता है ना। रिवर्स टकी जो पैटर्न आप देखोगे ईआरपी में, वो वो किस तरह के एक्चुअल होते हैं, है ना। सारी चीज़ों को पता भी करना है। सीटीपी सीटीसीपी के बारे में पढ़ना है, बेसिक बेसिक सारा पढ़ना है। अभी जो हमने एक चैलेंज समझा था ये वाला, ठीक है, ये वाला चैलेंज, ये चैलेंज को हमने अभी सिस्टम से हेल्प करी, ठीक है। 70% कोटेशन डिले होते हैं, तो हम कॉस्टिंग वाले पार्ट से उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर जो चैलेंज है इसकी कॉस्ट कितनी होती है ना। आपको अंदाजा भी नहीं होगा इस कॉस्ट का, कितनी होती है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक प्रिंटर के लिए तो ये एक स्मॉल सा है, ठीक है। इसका एक जो खतरनाक किलिंग वाला जो रोड है वो क्या है, हिज किलिंग लीड्स ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। समझ रहे हो आप इसका मतलब, कि वो प्रिंटर जो है वो टाइम से एस्टिमेशन नहीं दे पा रहा, तो उसकी लीड कितने लाख की जा रही, कितने रुपए लिखे हैं ये, 30 लाख रुपए। कितने, 30 लैक्स। तो 30 लैक्स आपने उसको, उसके बचा दिए, आप समझो। क्योंकि हम हल्क मतलब बहुत बड़े लेवल की हेल्प कर रहे हैं प्रिंटर की। शुभम, इम्प्लीमेंटेशन टीम, अगर आपको कोई बोले कि हमको कॉस्टिंग नहीं करनी है, हम तो बाईपास कर देंगे, हम आप पर रिपीट जो होगा, तो उनको आपको इलोबरेट भी करना है, सजेशन भी देना है कि सर आप कॉस्टिंग करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे आगे। जैसा मैंने कल बताया रिपोर्ट्स, अगर मैं सिस्टम से एस्टिमेट निकालता हूँ, प्रोडक्शन की एंट्री करता हूँ, तो मुझे कंपेरिजन चार्ट मिलेगा कि एक्चुअली मैं जो प्रोडक्ट कर रहा हूँ उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी मुझे पड़ रही है कंपनी में, ताकि मैं एक एवरेज कॉस्ट निकाल पाऊँ, है ना। जैसे एमबीए में पढ़ाते हैं ब्रेक इवन कॉस्ट निकालना, है ना। एमबीए में पढ़ाते हैं ब्रेक इवन कॉस्ट। तो ब्रेक इवन कॉस्ट कैसे निकलेगी, ऐसे निकलती है कि मेरे एक दिन में कितने जॉब सेल आ रही है और एक दिन में मेरा खर्चा कितना है। तो ऐसे प्रोडक्ट की ब्रेक इवन कॉस्ट निकलती है पूरी कंपनी की। कैसे होता था ये देखो, ये सारे चैलेंज है उनके। एक व्यक्ति है, एक ही वर्सन डिपेंडेंसी है, कोर एक्टिविटी में बिजी है, तो इतने सारे चीजों के बाद उसका लॉस हो रहा भाई साहब इस तरीके से। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये हमने निकाला है, एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल है ना, ठीक। इससे ज्यादा भी होगा, इससे कम भी होगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डाटा है, ठीक है। कि एक इंक्वायरी की एक एवरेज कॉस्ट होती है किसी भी प्रिंटर के लिए, किसी के लिए 10,000 होगी, तो किसी के लिए 50,000 भी हो सकती है, किसी के लिए 5,000 भी हो सकती है। तो उस एवरेज इंक्वायरी से आप 30 लाख रुपए तक सेव कर रहे हो, आप सोचो, एक उसकी हेल्प करके कॉस्टिंग वाली। डन है।